नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश योगी। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक सीरीज़ अभी कंप्लीट की है, रिकॉर्डेड सीरीज़ थी जिसमें हम लोगों ने आपको पढ़े लिटरेरी थियरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड अबाउट 75 वर्क्स लगभग हम लोगों ने पढ़े। एक राइटर वर्क एंड उनका पब्लिकेशन ईयर का एक पूरा लिस्ट हम लोगों ने समझा, एक पेयर हमने लिया, थोड़ा थोड़ा 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस के फॉर्म में। वो सारी क्लासेस आपको मिल गई, रिकॉर्डेड थी। वो सारे के सारे वर्क्स आपको लिख करके रट लेना है, याद कर लेना है। याद करने का तरीका है बार बार आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा, या वीडियो को बार बार आप सुनेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगली सीरीज जो हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड कॉइनेज। ठीक है, कॉइनेज से मेरा मतलब है कि वो टर्म किसने दिया है, कब दिया है, कैसे दिया है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये सीरीज़ आपके 6 पार्ट में आने वाली है। हर एक पार्ट में हम लोग 10 से 15 जो आपके टर्म्स होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 83 टर्म्स। ठीक है, इस पूरी सीरीज में हम लोग टोटल 83 टर्म्स कवर करने वाले हैं, और ये वो 83 टर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीटेडली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये टोटल 83 जो टर्म्स हैं इनको हम लोग 6 पार्ट में 6 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। आइए बिगिन करते हैं आज का डिस्कशन और आज के वर्क्स पर चलते हैं। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है वो आपकी सीरीज़ होगी लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं लिटरेरी टर्म्स में ही उनको इंक्लूड कर लीजिए, और उनको किसने किसने क्वाइन किया है उसी पर हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे दैट इज़ एक रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में मदद करता है। ये टेस्ट सीरीज़ आपको 50 मॉक टेस्ट्स प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें होंगे आपके सॉल्यूशंस, यानी कि उन 50 टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो क्लास में, लाइव क्लास में आपके सामने होगा। तो इस तरीके से आप ये देखें कि रैंकर्स टेस्ट सीरीज के साथ साथ ये आपके लिए एक 50 दिन का क्रैश कोर्स है। ठीक है, आपको टेस्ट भी हो जा रहा है, आप अपना असेसमेंट भी कर ले रहे हैं, साथ ही साथ आपको 50 दिन में 250 घंटे की क्लासेस मिल रही हैं, 250 घंटे का एक्सेस मिल रहा है 50 डेज में। ठीक है, रोज के 5 घंटे में आपके साथ होगा, 2 घंटे टेस्ट में और 3 घंटे की क्लास। तो एक तरीके से ये आपको एक क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों का कॉम्बो मिल जाता है, जिसमें 50 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, उनका डिटेल्ड एनालिसिस होगा, आपको डिटेल रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, कौन सी रैंक है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, ये सारा एनालिसिस आपको मिल जाएगा, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने में बड़ी मदद होगी। और मेक श्योर कि अगर 5000 टॉपिक्स हम लोग 50 दिन में पढ़ करके तैयार कर रहे हैं, तो उन 5000 टॉपिक्स में क्या 1% भी एग्जामिनेशन में नहीं आएगा? आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और अगर 1% भी आ जाता है, वो 1% भी आप वहाँ से अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका क्वालिफाई होना तय है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको बड़ा डेडिकेशन की ज़रूरत होगी। कम से कम आपको 5 घंटे देने पड़ेंगे। 5 घंटे इसलिए कि 2 घंटे का टेस्ट प्लस 3 घंटे का डिस्कशन, 3 घंटे की एनालिसिस। लेकिन मेरा ये वादा है कि अगर ये टेस्ट सीरीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छी ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, इसको 5000 टॉपिक्स जो है इनको वेल प्रिपेयर कर लेते हैं, तो श्योर है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। और ये रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.englishyogi.in पर। सो आज ही अभी तुरंत इस वेबसाइट पर विजिट करिए और आज ही अपनी इस टेस्ट सीरीज़ को एनरोल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इस पर 14th यानी कि 15 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 15 से एक दिन पहले 14 अक्टूबर तक ज्वाइन करने पर आपको बड़ी छूट मिलेगी, फीस में बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी जाइए और 15 से यानी कि 14 अक्टूबर के बाद इसमें प्राइस बढ़ करके 299 हो जाएगी, 3000 रुपये के लगभग आप पहुंच जाएंगे।
तो अभी समय है, फटाफट से जल्दी से आप वेबसाइट विजिट करिए और इस कोर्स में एनरोल करिए, इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करिए। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आज के इस अपनी क्लास पर। हम लोग बिगिन कर रहे हैं आज से टर्म्स एंड क्वाइनेज। टर्म्स एंड क्वाइनेज, टर्म्स का मतलब जो भी लिटरेरी टर्म्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनसे ही हमारा संबंध है टर्म्स का मतलब, और उनको किसने क्वाइन किया, किसने उसके विषय में कुछ कहा, ये सारी बातें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। टर्म्स एंड क्वाइनेज, ये आपको चीज़ें मिलेंगी। आप सारे कोर्सेज, ये सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट englishyogi.in पर भी एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ आपको एड फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में, एक क्रम से मिल जाएंगी। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं PDF फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगी, PDF नोट्स के रूप में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पैनल PDF मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएंगे। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशन। आगे चलते हैं। पहला टर्म जो यहाँ पर है दैट इज डी फैमिलियराइजेशन, सॉरी इसको बोलते समय जबान लड़खड़ा जाती है, डी फैमिलियराइजेशन। ठीक है, फैमिलियर से बना हुआ है। जो फैमिलियर वर्ड है, फैमिलियर का मतलब होता है जो किसी चीज़ से परिचित होते हैं, हम किसी चीज़ के विषय में जानते हैं। ठीक है, डी फैमिलियर उसी फैमिलियर का अपोजिट होता है। ठीक, आइजेशन जब उसमें लग जाता है मतलब ऐसा काम करने का की प्रक्रिया। ठीक है, फैमिलियराइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से परिचित होना, और डीप फैमिलियराइजेशन मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से अपरिचित हो जाना या किसी चीज़ से अपरिचित होने की प्रक्रिया। ठीक है, विक्टर स्लोवस्की ने ये टर्म दिया है। ठीक, विक्टर स्लोवस्की रशियन फॉर्मुलिज्म से रिलेटेड थियरिस्ट थे। इन्होंने ये टर्म दिया दैट इज डी फैमिलियराइजेशन। इसमें क्या होता है, एन आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क, नीचे हमने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, टर्म काफ़ी अच्छा था इसलिए हमने यहाँ लिखा। ठीक है, एन आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क प्रेजेंट्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स आर सिचुएशन इन एन अनफैमिलियर वे, prolonging the perspective process and allowing for a fresh पर्सपेक्टिव। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनका जो विचार था विक्टर स्लोवस्की का, इन्होंने कहा कि जो भी आर्टिस्टिक वर्क है या लिटरेचर है या वर्क ऑफ आर्ट या लिटरेचर जो भी है, वो क्या करता है, एक प्रेजेंट करता है फैमिलियर ऑब्जेक्ट को या फैमिलियर सिचुएशन को एक अनफैमिलियर वे में। मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको आप जानते हैं, जिससे आप परिचित हैं, उसी को वो एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट करेगी जैसे कि आप उससे अपरिचित हैं। और ऐसा इसलिए होगा प्रोलॉन्गिंग द पर्सपेक्टिव प्रोसेस एंड अलाउिंग फॉर फ्रेश पर्सपेक्टिव। ऐसा इसलिए होगा ताकि आप उस चीज के विषय में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकें। तो डीफैमिलियराइजेशन किसने कॉइन किया है, विक्टर स्लोवस्की का टर्म है। अगला है स्ट्रक्चरलिज्म। बार बार आता है, थियरी जैसे शुरू होती है, कहीं ना कहीं थियरी की शुरुआत हम लोग यहीं से मान लेते हैं, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म के बाद, ठीक है, जो थियरी बढ़ती है आपकी, पहली थियरी स्ट्रक्चरलिज्म आप लोग पढ़ते हैं। तो दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय रोमन जैकबसन। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म टर्म वाज गिवन बाय रोमन जैकबसन। एंड तीसरा टर्म जो है इंटरटेक्सुअलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जूलिया क्रिस्टेवा का टर्म है। ठीक है, जूलिया क्रिस्टेवा ने एक टर्म दिया जिसको कहते हैं इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एक टेक्स्ट में, किसी भी एक वर्क में, टेक्स्ट में दूसरे टेक्स्ट का रेफरेंस जब आता है उसको इंटरटेक्सुअलिटी कहते हैं। ठीक है, इंटरटेक्सुअलिटी किसने दिया टर्म, जूलिया क्रिस्टेवा। ये सारे ऐसे मैचिंग के लिए आते हैं हमेशा, वो जो 2 कॉलम वाला मैचिंग वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये सारी चीजें उसी में पूछी जाती हैं, इसलिए ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और इसी पर्पज से मैं आपको अलग लिखा रहा हूं ताकि आप पूरी एक लिस्ट बना लें, या आपके पास वीडियो है, कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर लेट करके आराम कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप इसको अपने बगल में बजा करके सुन सकते हैं। तो क्या होगा कि ये टर्म है, ये कॉइनेज है, ये टर्म है, ये कॉइनेज है, बातें आपके दिमाग में जाती रहेंगी, धीरे 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 याद हो जाएगा। 4, 6, 10 बार जब चीज़ों को आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चौथा टर्म लेते हैं, दैट इज सेमैनालिसिस। सेमैनालिसिस जो है ये एक तरीके से जोड़ा हुआ वर्ड है। ठीक है, पोर्टमैंट्यू वर्ड है। ठीक है, 2 चीज़ों को मिला करके बनाया गया है।
ठीक है। इसको सेमियोटिक्स और साइको एनालिसिस दोनों को मिला करके बनाया गया है। सेमियोटिक्स का सेम लिया गया, ठीक है, सेमियोटिक्स का सेम लिया गया और साइको एनालिसिस का एनालिसिस लिया गया, ठीक है, और आपका बन गया सेम एनालिसिस। टर्म किसने दिया? जूलिया क्रिस्टेवा ने ये टर्म दिया, ठीक है, ये टर्म कॉइन किया जूलिया क्रिस्टेवा ने, ठीक है, ये जूलिया क्रिस्टेवा का टर्म है। और कहाँ पर कॉइन किया इन्होंने? द रेवोल्यूशन इन पोइटिक लैंग्वेज, इनकी किताब थी द रेवोल्यूशन इन पोइटिक लैंग्वेज। अगर राइटर बुक पेयर में हम लोगों ने इस बुक को लिखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इस किताब को भी आप याद रखने चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है नंबर 5 है डिकॉन्स्ट्रक्शन। डिकॉन्स्ट्रक्शन जो है टर्म है गिवन बाय जैक्स डेरिडा, जैक्स डेरिडा का टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको हम ऊपर कर दें, जो चीजें हमारे पीछे छिप रही हैं वो आपको दिखने लगेंगी। चलिए, दिख रही होंगी अभी, ओके, ठीक है। जैक्स डेरिडा किसने दिया? कौन सा टर्म? डिकॉन्स्ट्रक्शन। डिकॉन्स्ट्रक्शन जो टर्म है दैट इज क्वाइंड बाय जैक्स डेरिडा। देयरआफ्टर नंबर 6 इज फैलगोसेंट्रिज्म, ठीक है, फैलगोसेंट्रिज्म। फैलगोसेंट्रिज्म इज क्वाइंड बाय जैक्स डेरिडा, ठीक है, ये भी किसका टर्म है? जैक्स डेरिडा का ही टर्म है, ठीक है। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, एक ही थियरिस्ट के जो अलग अलग टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके अलग लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे देखें, नेक्स्ट एक और टर्म आता है लोगोसेंट्रिज्म। लोगोसेंट्रिज्म जो है एक्चुअली क्वाइन किसी और ने किया था। क्वाइन किसने किया था? लुडविग क्लैगस, ठीक है। लुडविग क्लैगस एक जर्मन फिलोसफर थे, ठीक है, लुडविग क्लैगस जर्मन फिलोसफर थे, उन्होंने टर्म क्वाइन किया था लोगोसेंट्रिज्म, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि इन टर्म्स के विषय में मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं, यहां पर हमारा सोल पर्पस ये है कि आप टर्म और क्वाइनेज जान लें, टर्म और क्वाइनेज समझ लें, फिर उन टर्म्स के विषय में 2-2 लाइन की डेफिनेशन हम लोग फिर दूसरी सीरीज करेंगे, ठीक है। टर्म्स की जहां पर हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, टर्म्स को जहां डिफाइन करेंगे उसके विषय में बताएंगे, वो 2-2 लाइन की चीजें होंगी, उसको हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है, ताकि एक प्रकार की चीजें आपके पास इकट्ठा रहे। मैं आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बता रहा हूं, जैसे आपका एग्जामिनेशन होता है, मैं ये मास्टर बनाने के लिए नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो डिकॉन्स्ट्रक्शन किसका हो गया? जैक्स डेरिडा का हो गया। फैलगोसेंट्रिज्म किसका हो गया? ये भी जैक्स डेरिडा का हो गया। और लोगोसेंट्रिज्म जो है लुडविग क्लैगस ने किया। लुडविग क्लैगस वाज अ जर्मन फिलोसफर और इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया, बट इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय जैक डेरिडा व्हाइल ही वाज क्वाइनिंग फैलगोसेंट्रिज्म, ठीक है। फैलगोसेंट्रिज्म और लोगोसेंट्रिज्म एक साथ उन्होंने यूज किया था। तो ये जो टर्म्स हैं एक्चुअली क्वाइन किया गया इसको लोगोसेंट्रिज्म लुडविग क्लैगस ने, बट इसको पॉपुलराइज करने का काम किसने किया? पॉपुलराइज करने का काम जैक डेरिडा ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 to 11। थोड़ा सा फिर से इसको हम सही जगह पर पहुंचा दें, चलिए, ठीक है। देयर इज नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है, डिफर, डेफर, डिफरेंस, ये 3 टर्म्स किसने यूज किए थे? जैक्स डेरिडा ने, ठीक है। डेरिडा ने ही इस तीनों टर्म का डिफर, डेफर, डिफरेंस, तीनों टर्म्स किसने कॉइन किए? जैक्स डेरिडा ने। तो तीनों याद रखिएगा, डिफर, डेफर, डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो डिफर और डेफर दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लेता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हेजेमनी। हेजेमनी इज अ टर्म क्वाइंड बाय एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी एक मार्क्सिस्ट थियरिस्ट थे एंड मार्क्सिस्ट थियरिस्ट होने के साथ साथ कल्चरल थियरिस्ट भी थे। एंटोनियो ग्राम्सी को हम लोग कल्चरल थियरी में भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम लोग इनको मार्क्सिस्ट थियरी में भी जानते हैं। एंटोनियो ग्राम्सी, हेजेमनी इनका टर्म है। नेक्स्ट वन इज दैट सिगमंड फ्राइड का वर्क है साइको एनालिसिस, 1896 का वर्क है, ठीक है। साइको एनालिसिस जो है ये टर्म 1896 में कॉइन किया सिगमंड फ्राइड ने, और यहीं से जो आपकी साइको एनालिटिक थियरी है वो भी बिगिन होती है। साइको एनालिसिस जो है उसकी बिगिनिंग कहीं ना कहीं इन्हीं से होती है, सिगमंड फ्राइड से, ठीक है। नंबर 10 एंड आफ्टर दैट नंबर 11 इज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस भी जो है वो साइको एनालिसिस थियरी से रिलेटेड है एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय फेमस साइको एनालिस्ट, साइकियाट्रिस्ट थे, ठीक है, एक्चुअली कार्ल यूंग, ठीक है, कंप्लीट नेम इज कार्ल गुस्ताव यूंग, ठीक,
कार्ल गुस्ताव युंग ने इसको टर्म को कॉइन किया, दैट इज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस किसका हो गया, दैट इज बाय कार्ल युंग। डिफरेंस, डिफरेंस, तीनों टर्म्स किसने क्वाइन किए, दैट इज जैक्स डेरिडा, हेजेमनी, एंटोनियो ग्राम्सी। साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्राइड 1896, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कार्ल युंग। इसी तरीके से आप इसको रट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द अनकैनी, इंपॉर्टेंट टर्म है अनकैनी, किसने दिया, दैट इज टर्म गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। ये भी सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस से रिलेटेड टर्म है अनकैनी। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट मॉडर्न, द टर्म पोस्ट मॉडर्न वॉज यूज्ड इन आर्किटेक्चर। पहली बार इसका यूज कहाँ हुआ, किसने क्वाइन किया, ये कुछ नहीं खबर है इसमें, बट इट वॉज यूज्ड फर्स्ट इन आर्किटेक्चर। पहली बार कहाँ यूज किया गया, आर्किटेक्चर में पोस्ट मॉडर्न टर्म जो है पहली बार आर्किटेक्चर में यूज किया गया था। अगला एक और टर्म आता है, दैट इज एपिक थिएटर। एपिक थिएटर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय एरविन पिस्काटर इन द ईयर 1925 एंड बर्टोल्ट ब्रेस्ट। दोनों लोग एक साथ जो है इपिक थिएटर को पॉपुलराइज करने में, डेवलप करने में आते हैं। तो एरविन पिस्काटर भी आ सकते हैं 1924 एंड बर्टोल्ट ब्रेस्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों का नाम इससे एसोसिएटेड रहता है। ये जो एरविन पिस्काटर हैं ये जर्मन प्लेराइट हैं और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। आफ्टर आता है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, 20th सेंचुरी ड्रामा का एक विशेष प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटिंग फॉर गोडो इसके एग्जाम्पल के रूप में आप पढ़ते हैं। ठीक है, एंड द टर्म वॉज क्वाइंड बाय मार्टिन एस्लिन। ठीक है, ये टर्म जो है मार्टिन एस्लिन ने दिया था। इनका इसी नाम से एक किताब थी, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, उसी में इस टर्म को इन्होंने क्वाइन किया था, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो ये थे आपके 15 टर्म्स एंड दियर क्वाइनेज। ये 15 टर्म हैं और उनके क्वाइनेज हैं। ठीक है, जिसको आपने पढ़ लिया और उम्मीद करते हैं आप इसको लिख करके याद कर लेंगे और आपके बहुत ही काम आने वाला है। चलते चलते फिर से आपको एक बार रिमाइंड करते चल रहे हैं कि डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द रैंकर्स टेस्ट सीरीज़। ये जो रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ है इसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और ये आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं 15 अक्टूबर से ये सीरीज़ बिगिन होगी। पहला टेस्ट आपका 15 अक्टूबर से होगा। आप वेबसाइट पर विज़िट करें और इस टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करें। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट कुछ टर्म्स का डिस्कशन करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया कि इसमें लगभग आपके 83 के लगभग टर्म्स का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। उनके क्वाइनेज या उनसे रिलेटेड चीज़ों की बात यहाँ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको अलग से लिख लें। नहीं लिखने का समय आपको लगता है, यू शुड गो टू वेबसाइट, रजिस्टर योर सेल्फ इन द मास्टर स्ट्रोक बैच। वहाँ सारे PDFs आपको मिल जाएंगे। मास्टर स्ट्रोक बैच के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हो हमने इसको पेड बैच में बना दिया, बहुत ज़्यादा पैसे आपसे लेंगे, नहीं, केवल एक नॉमिनल फीस वहाँ देनी है आपको 99। ठीक है, और पेमेंट गेटवे चार्जेस मिला करके ये हो जाता है 101। ठीक है, 101 रुपये 1 पैसे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर आप PDF नोट्स मिल जाएंगे, ये सारे वर्क्स बिना ऐड ब्रेक के, कोई ऐड नहीं आएगा, ऐड फ्री रहेगा और साथ ही साथ आप PDFs डिस्कस कर सकेंगे। हम जो लाइव सेशंस आपसे जूम पर इंटरेक्शन करेंगे उसमें भी आप शामिल हो सकेंगे। स्पेशल जूम इंटरेक्शंस हम आपको देंगे। तो ये सब तमाम चीज़ें आपको वहाँ जो मास्टर स्ट्रोक बैच, ये यानी कि जो वीडियोस आप देख रहे हैं, इस बैच को अगर आप हमारी वेबसाइट पर ज्वाइन करते हैं, सो गो देयर, विजिट द वेबसाइट englishyogi.in। आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है www.englishyogi.in। ठीक है, या फिर किसी प्रॉब्लम को लेकर के हमारी हेल्पलाइन नंबर 8090160293 पर संपर्क करना है। व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल के लिए आप 2 बजे से 5 बजे के बीच में ही करें तो बेहतर है, बेहतर रिप्लाई आपको मिल सकेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।